बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम करियर कोचिंग सेंटर। अगर मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है तो बेटा ज़रा रिस्पांस दे दें मुझे चैट बॉक्स में। चलें बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट करा था और आपको बताया था कि जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के, एक कार्टिलेज है और दूसरा क्या है, बोन्स है। तो दोनों को हमने जो है डिटेल में आपको इलेबरेट किया था। कार्टिलेज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स को हम देख लेते हैं। बोन्स की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि डेफिनेशन ये लिखवा चुका हूँ मैं। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियम, ये भी हमने जो है आपको लिखवा दिया था। इसके अलावा जो है वो बोन की अपनी ब्लड सप्लाई और अपनी नर्व सप्लाई होती है, ये चीज़ें भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके थे। अगर किसी के पास जो है आवाज़ कट के आ रही है तो बेटा फिर वो अपना इंटरनेट कनेक्शन का उनका इशू हो सकता है। मेरी तरफ से सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं। चलें, तो अब बेटा देखें, बोन्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मैंने आपको ये बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू कोई सा भी हो, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर आप बात कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जिसको आप सेल कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है, अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, वो ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी लास्ट लेक्चर में। अब ग्राउंड सब्सटेंस जो है बेटा, वो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं दो तरह के। अगर हम ग्राउंड सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं दो तरह के, जिसके अंदर फाइबर्स हैं और साथ में मैट्रिक्स हैं। ये बात हमारी हुई थी। अगर मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट की अमाउंट कम है तो वो कार्टिलेज है, और अगर मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट की अमाउंट ज़्यादा है तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो जो है बोन्स बन जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें बोन्स के सेल की बात करते हैं तो बोन्स के सेल के अंदर देखा जाए तो दो चीज़ें हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये दरअसल क्या है, इमेच्योर बोन सेल्स हैं। ठीक है, ये जो आपने ये स्लाइड कॉपी की थी, 3 पॉइंट कॉपी किए होंगे, चौथा पॉइंट लिखें, बोन्स कंटेन immature cells, bones contain immature cells called as osteoblast। अब जाहिर सी बात है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये इमेच्योर सेल हैं, यही आगे जाके बोन बनाते हैं। दैट्स वाई इन ऑस्टियोब्लास्ट को एक नाम और देते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है इसको बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। हाँ, तो अगर आपने स्ट्रक्चर की हेडिंग डाली हुई तो उसमें भी ये पॉइंट कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखते चले जाओ जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया है कि बोन्स contain immature cells called as osteoblast. Bones contain immature cells called as osteoblast। और ब्रैकेट में लिख लें बोन फॉर्मिंग सेल। ब्रैकेट में आप लिखेंगे बोन फॉर्मिंग सेल। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल। अब देखें, जब ऑस्टियोब्लास्ट आगे जाके मैच्योर हो जाते हैं तो एक नया सेल बनाते हैं जिसको आप नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो सेकंड पॉइंट लिखें, when osteoblast mature, when osteoblast mature, कॉमा लगाएं, it will form, when osteoblast mature, कॉमा लगाएं, it will form osteocytes, it will form
ऑस्टियोसाइट्स। बाकी थर्ड पॉइंट लिखें, bones also contain cell called as osteoclast. Bones also contain cell called as osteoclast, which involve in decalcification of bones। अब ये डीकैल्सिफिकेशन क्या है? देखो, कैल्शियम फॉस्फेट का डिपॉजिट होना कहलाता है कैल्सिफिकेशन, और कैल्शियम फॉस्फेट का बोन से रिमूव होना कहलाता है डीकैल्सिफिकेशन। इस बात को आपने जो है वो जहन में रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट को रखा क्यों है? कह रहे हैं कि जब कभी भी बोन से कैल्शियम निकालना होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? बोन में से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराते हैं, हटाते हैं, डीकैल्सिफाई करवाते हैं। तो इनका रोल ये होता है कि ये डीकैल्सिफिकेशन करवाएंगे, बोन्स में से कैल्शियम को रिमूव करवाएंगे। अब जो है ऐसी नौबत क्यों आ रही है भाई कि बोन्स में से जो है वो कैल्शियम को रिमूव किया जा रहा है? तो कह रहे हैं कि भाई आप देख लें, मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि भाई ये क्या है, ये एक बोन है, ठीक है, ये हम स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये क्या है? बोन है। अब हुआ ये कि बोन के अंदर कैल्शियम उस वक्त डिपॉजिट होगा अगर आप जो है वो बात कर रहे हैं किसकी? अगर आप बात कर रहे हैं ब्लड की। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम हो गया हाई, मिसाल के तौर पे ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो गया? हाई हो गया। अब जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया? ब्लड कैल्शियम लेवल हो गया हाई। तो जब ब्लड कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा तो बोन क्या करेंगी? बोन के ऊपर ये सारा कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ब्लड में जो भी कैल्शियम होगा ये ले जाके किस पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा? ये ले जाके सारा का सारा जो है बोन पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो जब कभी भी ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है ना, तो उस कैल्शियम को ले जाके कहाँ डिपॉजिट किया जाता है? उस कैल्शियम को ले जाके डिपॉजिट किया जाता है बोन के अंदर। और ये प्रोसेस कहलाएगा कैल्सिफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन। क्या कहलाएगा? कैल्सिफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन। और इस कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर होता है? इसके लिए आपको एक विटामिन रिक्वायर होगा, और वो होता है विटामिन डी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी, blood calcium is deposited into bones which make bones strong। अक्सर आपने पढ़ा होगा ना कि विटामिन डी हमारी बोन्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैसे करता है? कि जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होगा तो विटामिन डी आएगा, वो ब्लड से कैल्शियम को ले जाके बोन में स्टोर करवा देगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। ठीक है। अब उल्टा कर लो। अब भाई हुआ क्या? हुआ ये कि ब्लड में हो गया कैल्शियम लेवल कम। ठीक है, ब्लड में क्या हुआ? अब ब्लड में हो गया कैल्शियम लेवल कम। और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हुआ तो भाई अब वो जो शख्स है वो डाइट में ब्लड कैल्शियम लेने के लिए कोई मूड में ही नहीं है, वो कैल्शियम लेने का सोच ही नहीं रहा है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो गया। अब कैल्शियम के तो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कैल्शियम हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, अभी हम पढ़ेंगे। अगर कैल्शियम ना हो तो हमारे मसल ही कॉन्ट्रैक्ट ना करें। और आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, ये भी एक मसल है। अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो क्या कुछ हो सकता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब भाई ब्लड कैल्शियम लेवल हो गया कम, तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो ब्लड में जो भी कैल्शियम लेवल कम हुआ है इसको लाजमी तौर पे क्या करना होगा? लाजमी तौर पे जो है इसको मेंटेन करना होगा। अब इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? अब ब्लड लेवल तो कम हो गया, तो बोन्स जो हैं ये स्टोर हाउस होते हैं। याद है ना, स्केलेटन के फंक्शन में पढ़ाया था कि जो बोन्स है इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। ये बोन्स जो है इनमें कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? इनमें कैल्शियम फॉस्फेट भरा हुआ होता है, इनमें कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता है। तो अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे, ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? ये ऑस्टियोक्लास्ट कह रहे हैं
बोन में से कैल्शियम को निकाल देंगे, और निकालने के बाद कहाँ डालेंगे, क्या ला के जो है ये डाल देंगे ब्लड के अंदर। और जब ये ब्लड में आएगा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को आप कहेंगे डी कैल्सिफिकेशन या डी मिनरलाइजेशन। क्लियर हो गई बात। तो ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि इट इन्वॉल्व इन डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन्स। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक कर लिया है तो ज़रा बता दें मुझे। और ये जो मैंने एक ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ की है, ये ज़रा आप भी ड्रॉ कर लें। नीचे जो है वो आप भी ज़रा ड्रॉ कर लें। और यहाँ आप लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो रही है, दरअसल यहाँ हो रही है कैल्सिफिकेशन। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो रही है, दरअसल यहाँ हो रही है डी कैल्सिफिकेशन। चलो मैं फटाफट कॉपी कर लें, और फिर जब कॉपी कर लें तो ज़रा मुझे रिस्पांस दीजिएगा। चलो भाई, तो ये आप लोग ने जो है बोन्स कर लिया है। अब ज़रा जो है वो हेडिंग डालें आप लोग कैल्सिफिकेशन एंड डी कैल्सिफिकेशन की, ताकि इसके कुछ एक दो पॉइंट्स लिख लूँ मैं, फिर मैं आगे आपको लेके चलूँगा। कैल्सिफिकेशन एंड डी कैल्सिफिकेशन की हेडिंग डालना है। ठीक है, हेडिंग डलेगी कैल्सिफिकेशन एंड डी कैल्सिफिकेशन। चलो लिखें, when blood calcium level increases, पॉइंट्स में लिखिएगा बेटा, when blood calcium level increases, calcium is deposited into bone matrix
When blood calcium level increases, comma, calcium is deposited into bone matrix by the help of vitamin D, by the help of vitamin D via process via process called as calcification, via process called as calcification. When blood calcium increases, comma, calcium is deposited by the help of calcium is deposited by the help of vitamin D via process called as calcification. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. When blood calcium level decreases, calcium is removed from the bone's matrix by the activity of osteoclast, कॉमा लगाएं, process called as decalcification. ठीक है, चैट बॉक्स में मैंने भेजा है भाई, कॉपी करो फटाफट इसको. When blood calcium level decreases, calcium is removed from the bones matrix by the activity of osteoclast, process called as decalcification. और जिन्होंने ये कॉपी कर लिया है वो हेडिंग डाल लें डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन.
चले बेटा, तो अब हम जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, वो डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन है। अब देखें, डिफॉर्मिटी, अगर हम डिफॉर्मिटी की बात करते हैं, डिफॉर्म हो जाना मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर लेना, तो ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें स्केलेटन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाए उसको आप डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन कहते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि दी एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशंस आर कॉल्ड एज डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। तो जो एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होती है उसको आप डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन कह रहे होते हैं। अब कह रहे हैं कि जो डिफॉर्मिटीज हैं इनकी आने की कई वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, तो वो न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी। इसी तरह अगर एक ऐसी डिफॉर्मिटीज है जो बाय बर्थ मौजूद है, पैदाइशी तौर पे मौजूद है, उसको कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज कह देंगे। और एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रही है, उसको हम हार्मोनल डिफॉर्मिटी कह देंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड आप लोग ने कॉपी कर ली है। अब जरा पहले समझ लें फिर इसको कॉपी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज। अब बेटा, न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज होती क्या है? कह रहे हैं कि दीज आर द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। पहली बात क्या है, ये स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं जिसमें स्केलेटन अपना स्ट्रक्चर क्या कर लेगा, एबनॉर्मल कर लेगा। क्यों हुई? कह रहे हैं कि कॉज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि भाई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से ये न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटी हुई, या मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटी हुई। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताओ कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो बोन के लिए इंपॉर्टेंट है? बताओ भाई जरा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? न्यूट्रिएंट जो समझते हो ना भाई, कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है? आपको बोन्स के लिए हमने नाम सुना है विटामिन डी का। विटामिन डी इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर बोन्स। कैल्शियम, फॉस्फेट, इसके अलावा कोलेजन एक प्रोटीन है, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, न्यूट्रिएंट हैं जो बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्केलेटन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अब वो छोटे बच्चे जिनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पाता, घर में रहते हैं, घर में धूप नहीं आती, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब अक्ल इस्तेमाल करो, विटामिन डी का काम क्या था भाई, बता सकता है कोई? व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? अभी पढ़ा है तुमने पिछले टॉपिक में, कोई बता सकता है भाई कि व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी का बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ये कैल्सिफिकेशन कराता है, ये बोन में से कैल्शियम ब्लड में से कैल्शियम ले जाके बोन में डिपॉजिट कराता है। एक लम्हे के लिए सोचो, बच्चों में हो गई विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो क्या ब्लड में से कैल्शियम जा पाएगा बोन्स के अंदर? हमारी अकल तो कहती है कि भाई नहीं जा पाएगा। और जब नहीं जा पाएगा तो आपको पता है कि जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट करता है। अब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा, जब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा तो अब बोन कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट। और उस बोन के ऊपर जब आप लोड डालेंगे तो वो बोन अपनी शेप चेंज कर लेगी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रिकेट्स। ठीक है, इस कंडीशन को आप क्या नाम देते हैं, रिकेट्स का नाम देते हैं। तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें कि इसके बच्चा है, इसके हाथ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, बोन्स की सही से प्रॉपर कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाई, और जब बच्चे क्रॉल करते हैं, हाथ पे अपना जो है वो लोड देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये बोन जो है डिफॉर्म हो गई, और इस डिफॉर्मिटी को आप रिकेट्स का नाम दे रहे हैं, ये देखें। और जब आपकी लोअर लिम्ब की बोन्स सॉफ्ट हुई तो ये क्या कर गई, ये बैंड कर गई आउटवर्ड, इसको हम कहते हैं बोइंग ऑफ द लेग। ठीक है, ये आउटवर्ड क्या कर चुकी है, बैंड कर चुकी हैं, और दिस बैंडिंग ऑफ द लेग इज कॉल्ड एज बोइंग, बोइंग ऑफ द लेग। ठीक है, BOWING, बोइंग ऑफ द लेग, यानी ये आउटवर्ड जो है बैंड कर जाती हैं, एंड इट इज द साइन ऑफ रिकेट्स। ठीक है, तो इसको आप जो है वो रिकेट्स में ही लोगे। ठीक है, अगर बच्चों में हो रहा है तो ये रिकेट्स कहलाता है, और अगर यही बड़ों में हो जाए देन दिस डिजीज इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन इज रिकेट्स।
ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स कैन लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया। चलें अब फटाफट जो है न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटी की हेडिंग डालो और ये कॉपी कर लो फटाफट ये स्लाइड ना। बस एक चीज ही लिखा है ना, रिकेट्स इन चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना, आगे कॉमा डाल के लिखना है ना ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। चलो भाई सबने ये कॉपी कर लिया है, अब न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कंजेनाइटल कहते हैं किसके हैं, व्हाट इज मीन बाय कंजेनाइटल। जितनी भी टर्म्स हैं जिनके नाम के साथ कंजेनाइटल लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कंजेनाइटल, बताओ भाई। ठीक है, वो तमाम चीजें जो बाय बर्थ मौजूद हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, कंजेनाइटल का नाम देते हैं। अब कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज क्या होंगी बेटा, तो कह रहे हैं कि ये वो डिफॉर्मिटीज हैं जो कि बर्थ पे मौजूद होती हैं। अब ये डिफॉर्मिटीज क्यों हुई, कह रहे हैं कि इट कॉज ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्यों हुई हैं, ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से हुई हैं। तो इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट विच मे बी बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हो सकता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हुई हो कि भाई डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हो सकता है कि भाई डेवलपमेंट चल रही थी, एक एम्ब्रियो था, इम्प्लांट हुआ हुआ था, उसकी डेवलपमेंट चल रही थी, उस डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से कोई एक स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी आ गई, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज का नाम दे रहे हैं। अब ये बेटा बहुत सारी होती है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सामने पिक्चर में कि भाई सही से जो है वो लिप्स फ्यूज नहीं हो पाया, तो ये क्लेफ्ट लिप कहलाएगा। पैलेट, जो हार्ड पैलेट की बात की थी ना हमने, कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, अब ये दो पैलेटिन बोन है, इनको फ्यूज करना चाहिए था, ये नहीं हुई, तो ये कंडीशन कहलाती है क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट पैलेट। चल नॉर्मली अगर हम देखें तो हाथ में 5 डिजिट्स होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं। अगर 5 से ज्यादा हो तो ये कहलाएगा पॉलीडैक्टिली। ठीक है,
तो इट वुड बी कॉल्ड एज पॉलीडैक्टिली। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये भी एब नॉर्मेलिटी है। ठीक है, 6 फिंगर्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो ये पॉलीडैक्टिली कहलाएगा। आप ये देख सकते हैं टोज में नॉर्मली 5 डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में उससे भी ज्यादा है। तो ये भी क्या कहला रहा है, पॉलीडैक्टिली, यानी मल्टीपल डिजिट्स। तो ये एब नॉर्मेलिटी है, तो ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी कहलाएगी। ठीक है भाई। इसी तरह जो है ये देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिजिट्स तो इक्वल हैं, 5 ही हैं, लेकिन 2 डिजिट्स आप देखें फ्यूज किए हुए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। इसको हम कहते हैं सिनडैक्टिली। सिन मतलब होता है फ्यूज कर जाना, तो ये सिनडैक्टिली कहलाएगा। तो इट वुड बी कॉल्ड एज सिनडैक्टिली। ठीक है। ये देखो भाई, ये नॉर्मल स्कल का साइज है। अब कुछ बच्चों का पैदाइशी तौर पे स्कल साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो ये कहलाएगी माइक्रोकैफली। ये नॉर्मल हेड साइज है और ये नॉर्मल से छोटा है, तो इट वुड बी कॉल्ड एज माइक्रोकैफली। और इसी तरह कुछ बच्चे ये देखें, ये नॉर्मल से छोटा है, इनका क्या है, हेड का साइज है, स्कल साइज है, तो इट वुड बी कॉल्ड एज माइक्रोकैफली। और इसी तरह कुछ का बड़ा होता है तो वो मैक्रोकैफली कहलाता है। ठीक है भाई। चल अब ये वाली फटाफट जो है वो स्लाइड है, आप लोग जो है कॉपी कर लें इसको, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज की हेडिंग डालो और कॉपी कर लो, फिर मुझे ज़रा रिस्पॉन्स देना।
चले भाई, अब कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, एंड इट इज़ दी हार्मोनल डिफॉर्मिटीज। ठीक है बेटा। अब होता है क्या है कि हार्मोन्स क्या है, सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे ना। तो बेटा हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर इसी तरह एक हार्मोन की हम बात करते हैं, वो होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है। वो हार्मोन है जो क्या कहलाता है, ईस्ट्रोजन। ये फीमेल्स में पाया जाता है। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन के मेनली जो फंक्शंस हैं वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसके अलावा जेंडर मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम देखें, ईस्ट्रोजन के स्केलेटन के ऊपर भी फंक्शन होते हैं। आप याद करें, बोन में दो सेल थे, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल था, ये बोन को बना रहा था। ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहा था, बोन को रिजॉर्ब करा रहा था, बोन को जो है खत्म कर रहा था। अब ये जो एस्ट्रोजन होता है ना बेटा ये क्या करता है, ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम करता है। मतलब जो ऑस्टियोब्लास्ट है उनकी एक्टिविटी को ये बढ़ा के रखेगा, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है उनकी एक्टिविटी को ये क्या करता है, कम करता है। तो एक नेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो बोन्स हैं वो ग्रो करने लगती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट इनहिबिट रहते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल से बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें आके एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, और वो एज कहलाती है मेनोपॉज। क्या कहलाती है, मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में एस्ट्रोजन आना बंद हो गया। अब जब मेनोपॉज में एस्ट्रोजन आना बंद हो गया, तो एस्ट्रोजन ने एक काम कर रखा था, क्या, ऑस्टियोब्लास्ट को वो एक्टिवेट कर रहा था और ऑस्टियोक्लास्ट को इनएक्टिवेट कर रहा था। अब एस्ट्रोजन नहीं रहा, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या